हाँ जी। तो अब हम अपना अगला रिवीजन लेक्चर लेकर आए हैं। टॉपिक अभी वही चल रहा है, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चार उसके टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं, 4 आइटम्स को कवर कर चुके हैं। अब अगले 2 आइटम्स और हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था, बोरोइंग्स में मैंने एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाई थी, उसी तरह मैंने ट्रेड रिसीवेबल्स और पेएबल्स में भी एक फार्मूला टाइप कह लो या लॉजिकल सीक्वेंस कह लो, जो भी कह लो, वैसा कुछ बनाया था और उसके हिसाब से पॉइंट्स को डिवाइड करा था। इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी नई टेक्निक बता रहा हूँ चीज़ों को याद करने की। देखो, करा उसमें भी कैटेगराइज था उसमें, लेकिन एक फ्लो बना के कैटेगराइज करा था। इसमें आपको 5 या 6 टर्म्स को याद रखना है और फिर उसके हिसाब से कैटेगराइज हो जाएगा। वो 5-6 टर्म्स कौन से हैं, इसको छोड़ दो एक बार, यहाँ मत देखो, आप खुद सोचो। अगर आप अपनी 11th-12th को भी याद करो, फाउंडेशन को याद करो, तो जब भी हम शेयर कैपिटल की बात करते थे तो 3-4 टर्म्स तो वैसे ही याद आ जाते हैं: ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल, है ना। तो 3 तो यही याद करने हैं। फिर शेयर सर प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं और शेयर सर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो 2 ये हो गए, 5। 2 आपको याद रखने, छठा है स्वेट इक्विटी और 7वां है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये 2 आपको थोड़ा सा सोच के थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी ये 5 तो आपको सीधे सीधे याद रहेंगे, है ना। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट, बुक में क्या लिखा है, बुक भी देखोगे उसमें भी दिख जाएगा। बुक एक बार छोड़ो और सोचो। पहला पॉइंट, आप ऑडिट करने गए, आपको चेक क्या करना है कि क्या मेरे कैपिटल में चेंज हुआ है कुछ, चाहे वो ऑथराइज्ड कैपिटल हो, चाहे वो इशूड कैपिटल हो, चाहे वो पेड अप कैपिटल हो। क्या इन तीनों में से किसी में भी या सब में या किसी में भी नहीं कुछ चेंज हुआ है या नहीं? तो पहला स्टेप क्या, आप क्या करोगे, आप चेंज देखोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक टेबल बनाई भी। 31 मार्च को ये बैलेंस था, 31 मार्च 2021 को ये बैलेंस हो गया। चेंज हुआ? हाँ जी, चेंज हुआ। तो पहला पॉइंट क्या है कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो उसको एनालाइज करेंगे, कैसे चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ। अगर चेंज नहीं हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। ये रहा पॉइंट कि अगर चेंज नहीं हुआ है तो हम उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, भाई आप लिख दो कि चेंज नहीं है। कल को ऐसा ना हो ना कि भाई एक्चुअल में आपने कोई ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़वाया हो, आपने हमें डॉक्यूमेंट्स ना दिए हो, है ना, और बाद में हम फंस जाएं कि भाई देखो बढ़ाए तो थे इन्होंने ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आप क्या करो, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमको चेंज नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा चेंज भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, नहीं हुआ होगा चेंज, कोई बात नहीं, आप लिख के दे दो कि चेंज नहीं है। तो कल को अगर ऐसी कोई बात पकड़ में आ गई तो फिर हम दिखा सकेंगे भाई हमने मैनेजमेंट से पूछा था, उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं हुआ है चेंज, ठीक है। और अगर चेंज हुआ है तो क्या करना है, ये थोड़ा बड़ा काम है। तो देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज होता है एमओए में, उसके अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा जाता है। उसको अगर चेंज करना है तो वो ऐसे ही अपने आप काटा मार के नहीं चेंज कर सकते, उसके लिए प्रॉपर एक रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ती है। तो अगर ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज हुआ है तो क्या रेजोल्यूशन पास हुई है, चेक करो। और फिर सिर्फ रेजोल्यूशन पास होना ही ज़रूरी नहीं है। आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा होगा, ग्रुप 1 में कंपनी लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इतनी बेसिक चीज़ तो आपको भी समझ आई गई होगी कि कंपनीज़ में कुछ भी हो, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को आपको फाइलिंग करते ही रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ फीस देते ही रहना पड़ता है ना। तो अगर आप ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाओगे तो आप कुछ फॉर्म्स फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, और उनको कुछ फ़ीस पे करोगे। तो ये चेक करो कि क्या वो फाइलिंग हुई है, क्या वो फ़ीस पे हुई है, और क्या उसी हिसाब से फ़ीस पे हुई है जिस हिसाब से ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 10 करोड़ बढ़ा रहे हो तो भाई 100 रुपये देने हैं, 20 करोड़ बढ़ा रहे हो तो 200 रुपये देने, तो वो जो भी हिसाब है फ़ीस कैलकुलेट करने का, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने का, वो सब क्या ठीक से कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, ऑथराइज्ड कैपिटल चेंज हुआ तो ये प्रोसेस। इशूड कैपिटल चेंज हुआ, इशूड कैपिटल कैसे चेंज होगा, आप आईपीओ लेकर आए, आप एफपीओ लेकर आए, फर्दर पब्लिक ऑफर, या आपने राइट इशू किया, तो आपने नया इशू किया ना, उस इशू करने के लिए भी आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट में इतनी सारी बातें हैं, उसके अलावा सेबी, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो सेबी की गाइडलाइंस भी आपको बहुत सारी फॉलो करनी पड़ती है। तो जब आपने इशू किया कैपिटल, तो क्या आपने कंपनीज एक्ट की जितनी भी बातें थी, चाहे वो एमओए से रिलेटेड हो, अंडर राइटिंग से रिलेटेड हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो, प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड हो, वो सारी बातें आपने फॉलो करी या नहीं करी। और फिर सेम सेबी की गाइडलाइंस को आपने फॉलो किया या नहीं किया। अच्छा,
अब पेड अप कैपिटल, अब एक चीज़ बताओ, क्या पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल या इशूड कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है? ऑथराइज्ड कैपिटल तो भाई कितना मैक्सिमम कंपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, इसको बढ़ा सकते हो आप, बट फिर वही प्रोसीजर है, रेजोल्यूशन पास करो, फाइलिंग करो। क्या इससे ये है ऑथराइज्ड कैपिटल, इसमें से आपने कितना भी मार्केट में इशू कर रखा है, वो होता है इशूड कैपिटल, और उस इशूड कैपिटल में से कितने का पैसा आपको मिल गया, वो होता है पेड अप कैपिटल। तो क्या पेड अप कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ देखो मैंने कर रखा है, अगर आप पेड अप कैपिटल को देखो और ऑथराइज्ड कैपिटल को देखो, तो देखो पेड अप कैपिटल ज़्यादा है ऑथराइज्ड कैपिटल से। तो आपको ये पॉइंट भी चेक करना है कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी ऑथराइज्ड लिमिट्स हैं भाई, ये हिसाब से ही बना होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऑथराइज्ड, उससे कम या बराबर इशूड, और उससे कम या बराबर पेड अप, उल्टा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। ये पॉइंट नंबर ना उसमें बुक में जैसी सीक्वेंस थी ना, उस हिसाब से मैंने लिख दिया 1 2 3 4। आप किसी भी सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। इस सीक्वेंस में याद करेंगे भी ऑथराइज्ड कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट्स, इशूड से, पेड अप से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो ये आपके कितने 6-7 पॉइंट तो यही हो गए। अच्छा, अब शेयर को आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो, है ना। तो आप चेक करो एज एन ऑडिटर कि भाई कंपनी ने क्या आपने शेयर प्रीमियम पे इशू करे थे? हाँ जी करे थे प्रीमियम पे। तो उस प्रीमियम को क्या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डाला, हाँ या ना? अगर डाला तो ठीक है, नहीं डाला तो फिर प्रॉब्लम है, क्यों नहीं डाला, क्या करा। और दूसरी चीज़ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से ही, कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट मैंने इस शीट पे नहीं डाली है, ये टॉपिक्स की शीट है ना। इसमें देखोगे अगर आप शेयर कैपिटल, तो स्पेशल पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने ये डाल दिया है कि जब आप ये पहली शीट देखो, बाकी सारा तो देखो आप मन में रिवाइज कर लोगे, जितनी भी आगे प्रोसेस है पूरी, ये पूरी आप मन में रिवाइज कर लोगे, लेकिन ये जो स्पेशल पॉइंट्स है ना, ये आप पेपर से पहले एक बार देख कर जाना। वैसे तो ये अकाउंट्स में भी आता है, ये ऑडिट में भी है, लॉ में भी ये सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, तो मेरे ख्याल से तो वैसे याद हो जाता है। बट एनीवेज लास्ट में एक बार पढ़ लेना, एक आधा पॉइंट को छूट जाता है, दिमाग में से निकल जाता है, वो फिर पेपर में आगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो क्या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डाला गया है, और उस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का जो इस्तेमाल है वो उसी हिसाब से हुआ है जिस हिसाब से कंपनीज एक्ट के सेक्शन 52 में लिखा हुआ है। मैंने सेक्शन नंबर भी लिख दिया, याद हो जाएगा इसको देखोगे तो। अच्छा, फिर शेयर इशूड एट डिस्काउंट, क्या एक कंपनी नॉर्मली डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है। स्वेट इक्विटी में अलाउड होता है, बट नॉर्मली अलाउड नहीं है डिस्काउंट पे इशू करना। तो अब आप ये इंश्योर करो कि कहीं कोई शेयर डिस्काउंट पे इशू तो नहीं हुए। जो भी इशूइंग हुई है पिछले पूरे पीरियड में, उनके जो भी उस इशू को, आईपीओ को अप्रूव करने के लिए भाई कोई मीटिंग हुई होगी, अप्रूवल्स लगे होंगे, तो उस मीटिंग के मिनट्स को, उन अप्रूवल्स को आप लोग पढ़ सकते हो, उनको चेक कर सकते हो कि कहीं डिस्काउंट पे तो नहीं हुआ कुछ। अच्छा, तीसरा स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स के इशू करने की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। कहाँ लिखी हुई हैं? सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट के। तो क्या वो सेक्शन 54 की जो जितनी भी गाइडलाइंस है वो फॉलो हुई हैं या नहीं हुई हैं? ठीक है, इस सेक्शन 54 को, इसमें कोई खास बड़ी बातें हैं नहीं, तो आप इसको अलग से मतलब नहीं भी लिखोगे ना क्या क्या ज़रूरत है, तो ऑडिट में ज़रूरी नहीं है, लॉ में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे ना कि चेक कंप्लायंस विद सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो सफिशिएंट है। अच्छा, और आखिरी पॉइंट है क्या? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कि कैपिटल, शेयर कैपिटल को आप लोग रिड्यूस कर रहे हो। जनरली हम लोग सुनते हैं कि कैपिटल, शेयर कैपिटल, खास करके इक्विटी को आप ऐसे रिडीम नहीं कर सकते, रिफंड नहीं कर सकते, लेकिन बाय बैक ऑफ शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो वो बाय बैक ऑफ शेयर्स अगर आप कर रहे हो तो उससे ऑब्वियसली कैपिटल रिड्यूस होगा। तो क्या वो बाय बैक की जितनी भी प्रोसेस है भाई, एओए ऑथराइज करता है या नहीं करता? देखो, आप कंपनीज एक्ट आपने जितना भी पढ़ा है, कुछ 5-6 टर्म्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार, ट्रिब्यूनल, मीटिंग्स, ये 5-6 टर्म्स ना बहुत कॉमन है। ये 5-6 टर्म्स आपको याद करने हैं, और उनके साथ साथ उनका पॉइंट कि भाई अगर आपने कैपिटल को रिड्यूस करा है तो क्या एमओए में आपने सूटेबल अमेंडमेंट कर दी, ऑथराइज जो कैपिटल क्लॉज है उसमें अमेंडमेंट कर दी? क्या आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल? नहीं करता तो क्यों करा? और अगर कर दिया तो क्या अमेंडमेंट करी थी एओए में? उसके लिए फिर जो अप्रूवल्स लगे वो लगाए गए, वो चेक कर लोगे। अच्छा, फिर मीटिंग, भाई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करवाना है, एमओए में भी अमेंडमेंट हो जाएगी, बात की बात है। एओए ऑथराइज करता है तो क्या कर दें? फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की रेजोल्यूशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो क्या वो रेजोल्यूशन पास हुई है? इसको आप मीटिंग्स की जगह साथ में रेजोल्यूशन भी लिख सकते हो, जैसे आपको याद रहे, रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, कैपिटल रिड्यूस करवाने के लिए आपको ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है, ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेने पड़ते हैं।
तो क्या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है, उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई वो आपने फॉलो करी। और अगर आपको पता हो तो अगर कैपिटल रिड्यूस करते हैं तो नाम के साथ में एंड रिड्यूस लगाना पड़ता है, तो क्या वो वर्ड्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। और फाइनली फिर अकाउंटिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई है, कैपिटल को ठीक से रिड्यूस करा है या नहीं करा है, जो भी एसेट्स को रिवैल्यू करना था कॉरस्पॉन्डिंगली वो हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो क्या हुआ, आपको क्या 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 याद करना है इसके अंदर। 3 तो टाइप ऑफ कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड और पेड अप। चेंज नहीं हुआ तो WR ले लो, चेंज हुआ है तो सबका अपना अपना हिसाब है। ऑथराइज्ड में भाई आपने फाइलिंग करी या नहीं करी, AOA ऑथराइज करता था नहीं करता था। इशूड कैपिटल में आपने गाइडलाइंस कंपनीज एक्ट की सेबी की फॉलो करी या नहीं करी। पेड अप कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकता लिमिट से, ऑथराइज लिमिट से। फिर आपने शेयर इशू प्रीमियम पे करा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में उसको डाला, और वो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसका सही यूटिलाइजेशन करा एज पर सेक्शन 52। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते, बट तो ये सेक्शन 53 में बोला हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर स्वेट इक्विटी में या कहीं पर भी कर सकते हैं, उसके लिए सही गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं या नहीं हुई। और उसके अलावा कोई और शेयर तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हुआ ना। अच्छा, तीसरा स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी के लिए जो भी गाइडलाइंस थी 54 की वो फॉलो हुई हैं या नहीं हुई हैं। और चौथा क्या, सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बायबैक। और इसके लिए आपको 4-5 टर्म्स याद करना है, MOA, AOA, मीटिंग्स, ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार और अकाउंटिंग, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ये था शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है ना। उसके बाद आई बारी रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस में यार मेनली ना इन्होंने 2-3 बातें लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट तो वही है कि रिजर्व एंड सरप्लस में चेंज तो नहीं हो रहा है, और अगर चेंज हो रहा है तो आप खुद बताओ चेंज किस वजह से हो सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीज हो रहा है तो किस वजह से हो सकता है, प्रॉफिट की वजह से ना। तो आप ये देखो कि जितना इंक्रीज हुआ है, 100 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था, मान लो 150 करोड़ हो गया, तो जो 50 करोड़ का चेंज हुआ है वो 50 करोड़ का चेंज कहाँ से हुआ है, प्रॉफिट से हुआ है। क्या प्रॉफिट से आप उस चीज़ को मैच कर पा रहे हो, तो पहली चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मैच करनी है। फिर कोई आपने डिविडेंड दिए होंगे, डिविडेंड ऑब्वियसली डिविडेंड दिया तो वो डिड्यूस करा रिजर्व एंड सरप्लस को, तो जो डिविडेंड दिया उसके लिए क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुई थी, और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या उसको फॉलो किया गया था, डिविडेंड। और रिजर्व एंड सरप्लस का एक पार्ट होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वही वाली बात, क्या इसको ठीक से यूटिलाइज किया गया जिन पर्पज़ के लिए अलाउड है। मैंने लिख दिया यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस्ड इन शेयर कैपिटल। तो जो चेंज हुए रीज़न के, जो चेंज हुआ रिजर्व एंड सरप्लस में, उसके 3 कारण हो सकते हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है। तीनों के आपने अलग अलग पॉइंट्स लिख दिए। अच्छा, और जो स्पेशल पॉइंट है इसका, वो स्पेशल पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है अलग से। ये इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये बच्चा भूल सकता है, ये बच्चा भूल सकता है। तो इसमें 2 रिजर्व एंड सरप्लस में एक टाइप ऑफ रिजर्व होता है कैपिटल रिजर्व। क्या कैपिटल रिजर्व का जो यूज़ है वो उसी हिसाब से कि जिस हिसाब से अलाउड है, और AS4 और इंड AS 10 को या फिर इंड AS 10 को फॉलो किया है या नहीं। समझ गए, समझ गए। शेयर कैपिटल तो पूरा समझ गए हो गए। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो नॉर्मली चेंज देखना है किस वजह से हो रहा है, और 2 स्पेशल पॉइंट है, कैपिटल रिजर्व और दूसरा AS4 या इंड AS 10, जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, इतना ही था। आगे के टॉपिक्स अगले लेक्चर्स में प्रिपेयर करेंगे। ये ऑलरेडी आपके ड्राइव पे डली हुई है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, अगर आपको अपने हिसाब से कोई नोट्स में चेंज करना है। बुक को एक बार साथ में ज़रूर रखें। अभी ये रिवीजन करते टाइम बंद कर लें, बट इसके बाद एक बार बुक को रीड कर लें, और सारे टॉपिक्स में जो जो पॉइंट्स कवर हो गए हैं उनको टिक कर लें। जो एक्स्ट्रा कोई एक आध पॉइंट है उसको यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।